बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के साथ करा गया है। जैसे हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। हमारा बॉडी कॉमन कोल्ड जैसे इन्फेक्शन पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। स्मॉल पॉक्स या पोलियो अब ज़्यादा क्यों नहीं होते, लेकिन डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से नई नई बीमारियां आ सकती हैं क्या। स्ट्रेस या टेंशन हमको बीमार कैसे कर देते हैं। कुछ लोग बीमारी फैलने पर दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा क्यों अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर कोई बीमारी आ जाती है तो किसी को बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। अगर आपके मन में भी इसी तरह के अगर और भी क्वेश्चंस आते हो, देन शेयर योर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन शेयर यहाँ पर कर सकते हो। आगे पहला टॉपिक दिया गया है, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। यानी क्या सिर्फ बीमार ना पड़ना ही हेल्थ है। देखो, चैप्टर की शुरुआत में ही यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड है, तो वही चीज़ आगे यहाँ पर दिया गया है कि नोटिस बोर्ड पर लगी न्यूज़ क्लिपिंग क्या बताती है हमारे देश के लोगों की हेल्थ के बारे में। क्या हेल्दी रहना सिर्फ इतना है कि कोई बीमार ना हो। देखो, हेल्थ का मतलब होता है शरीर से अच्छा फील करना, पॉजिटिव सोच रखना और अच्छे रिश्ते बनाना। एक हेल्दी इंसान अपने शरीर का ध्यान रखता है, पॉजिटिव सोचता है और सोशल लाइफ एंजॉय करता है। अब चलो देखते हैं कि असल में हेल्दी रहने का क्या मतलब होता है। अब आगे एक्टिविटी 3.1 दिया गया है। एक ग्रेड 8 का स्टूडेंट दूसरे शहर के नए स्कूल में गया। उसके पास नए स्कूल में कोई दोस्त नहीं थे और उसके माँ बाप भी बिजी थे, इसलिए उसको अकेलापन महसूस हुआ। अकेलापन दूर करने के लिए उसने फ़ोन और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसको और बुरा लगने लगा। उसने दोस्त बनाना बंद कर दिया, उसको सर दर्द होने लगा, वजन कम हो गया और नींद भी ठीक से नहीं आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि फ़ोन कम यूज़ करो और काउंसलर से मिलो। स्कूल काउंसलर ने उसकी मदद की ताकि वो दोस्त बना सके और अपनी हेल्थ सुधार सके। सोचो और बताओ कि उस लड़के की हेल्थ प्रॉब्लम्स का क्या कारण था। उसकी आदतें और आसपास का माहौल उसकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ बीमारी ना होने से ही हेल्थ नहीं होती। एक हेल्दी इंसान अलग अलग काम अच्छे से कर सकता है और मुश्किल सिचुएशन में भी अच्छा एडजस्ट भी वो कर सकता है। एक हेल्दी इंसान अपने दोस्त या समाज के दूसरे लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। चलो अब हेल्थ के बारे में और ज़्यादा समझते हैं। अब आगे यहाँ पर आवर साइंटिफिक हेरिटेज में दिया गया है कि आयुर्वेदा हमें ये सिखाता है कि असली सेहत तब होती है जब हमारा शरीर, मन और आसपास का माहौल तीनों बैलेंस हो। दिनचर्या यानी कि रोज की रूटीन और ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रूटीन, ये दोनों फॉलो करने से ये बैलेंस बना रहता है। हमारे शरीर के प्रकृति के हिसाब से ताज़ा और हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, सफाई करना, अच्छी नींद लेना और मन को शांत रखना, ये सब मिलके हमारी अच्छी सेहत को बनाए रखते हैं। इस बैलेंस को योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिसेस से भी पाया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो हेल्दी रहने का मतलब है अच्छा पौष्टिक खाना खाना, सफाई रखना, साफ जगह पर रहना, रोज एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना और पॉजिटिव सोच रखना। तो व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड नॉट डू टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। तो हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो हेल्दी कैसे रह सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी 3.2 दिया गया है, जिसमें हमें एक लिस्ट बनाना है। आगे यहाँ दिया गया है कि कुछ अच्छी आदतें लिखो जो मम्मी पापा, टीचर या बड़े हमेशा फॉलो करने को कहते हैं। तो यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कितनी आदतें तुम रोज़ फॉलो करते हो और कौन सी नई आदत तुम शुरू करना चाहोगे। तो इसके लिए नीचे देखो, यहाँ पर कुछ गुड हैबिट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कीप योरसेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमेशा साफ सुथरा रहो और पर्सनल सफाई रखो। दूसरा, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी और बैलेंस खाना खाओ। एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज एक्सरसाइज करो। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, रोज थोड़ा रिलैक्स करो या मेडिटेट करो। अब ये सोचो कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है।
तो जो आदतें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है यानी बैड हैबिट्स के, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स, बहुत ज़्यादा समय तक मोबाइल या स्क्रीन को देखना। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, हर रोज़ फास्ट फूड या फिर जंक फूड को खाना। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, बहुत लेट से सोना या फिर कम सोना। स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट, खाना मिस करना, खास करके ब्रेकफास्ट नहीं करना। याद रखना कि अपने शरीर और मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी आदतें हेल्दी बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग रखती है। तो आपने जो भी लिस्ट बनाया या फिर जो भी सोचते हो गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स को लेकर, तो वो अपने टीचर और दोस्तों के साथ डिस्कस करो। इस एक्टिविटी और डिस्कशन से तुमने समझा होगा कि हेल्थ बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे हम कैसे जीते हैं यानी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, और कैसा माहौल है यानी इन्वायरमेंट कैसा है। तो अब हम आगे ये समझेंगे कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो ऐसा खाना खाओ जो बैलेंस्ड हो, मतलब कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। बहुत ऑयली, पैक्ड या शुगरी फूड या फिर ड्रिंक्स ये सब अवॉइड करो। शरीर को एक्टिव रखो, इसके लिए बाहर खेलो, वॉक करो, भागो, साइकिल चलाओ या एक्सरसाइज करो। मोबाइल और टीवी कम देखो और ज़्यादा समय नेचर में बिताओ। पूरी नींद लो ताकि शरीर और मन आराम करे और ताजगी मिले। रोज़ योगा करो या सांस लेने की एक्सरसाइज करो, जैसे कि प्राणायाम। और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, ये सब कभी मत लो। आगे है कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। इसके लिए एक्टिविटी 3.3 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फिगर 3.3 ए और फिगर 3.3 बी को देखो। तुम किस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे और क्यों? हम में से ज़्यादा लोग फिगर 3.3 ए वाला प्लेग्राउंड चूज़ करेंगे क्योंकि वो साफ, अच्छा बनाया गया है और सुंदर लगता है। फिगर 3.3 बी वाला ग्राउंड गंदा, पॉल्यूटेड और मच्छर मक्खियों से भरा है। ऐसे जगह में रहने वाले लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। अच्छी आदतें और लाइफस्टाइल के साथ साथ हमें अपने आप और अपने आसपास को भी साफ रखना चाहिए। क्या तुम्हें कभी स्मोक या धूल भरी जगह में सांस लेने में दिक्कत महसूस की है? क्योंकि साफ हवा और पानी हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। शहरों में गाड़ियों और फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन हमें खांसी या अस्थमा दे सकता है। AQI यानी कि द एयर क्वालिटी इंडेक्स से ये पता चलता है कि हवा कितनी साफ़ है। साफ इन्वायरमेंट से हम हेल्दी रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन हेल्थ सिर्फ शरीर की नहीं होती है, हमारे इमोशन और रिश्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम अच्छा खाते हैं और साफ जगह रहते हैं, फिर भी अगर अकेला महसूस करते हैं या उदास होते हैं, तो हम अच्छा महसूस नहीं करते। दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिताना, बात करना, हंसना और मजाक करना, ये सब माइंड को हेल्दी बनाए रखते हैं। अब आगे दिया गया है, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हम ये कैसे जानते हैं कि हम ठीक नहीं हैं? हमारा शरीर एक फिक्स तरीके से काम करता है ताकि हम हेल्दी रहें। जब हम बीमार महसूस करते हैं तो इसका मतलब शरीर के अंदर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा। तब हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं यानी कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि दर्द, थकान, चक्कर आना और कुछ साइंस लाइक फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, जो बताते हैं कि हम बीमार हैं। सिम्टम्स वो होता है जो हम फील करते हैं, जैसे कि दर्द, और साइन वो होता है जो दिखाई देता है या नाप सकते हैं, जैसे बुखार में बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। ये सब डॉक्टर्स को समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या बीमारी हो सकती है। अब आगे डिजीज़ के बारे में दिया गया है, डिजीज़ क्या होता है। तो डिजीज़ या बीमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जो शरीर या दिमाग के नॉर्मल काम को बिगाड़ देती है। ये तब होती है जब एक या एक से ज़्यादा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। कुछ बीमारियां जर्म से होती है, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, वर्म्स और इवन बाई प्रोटोजोआ। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें सिंगल सेल होता है। कुछ बीमारियां गलत डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल से होती हैं। कुछ बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं और कुछ लंबी चलती हैं, जिनके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट या केयर चाहिए। डिजीजेस को दो मेजर टाइप्स के बेसिस पर बांटा जा सकता है, यानी उनके काउजेज और कैसे वो फैलते हैं इस बेसिस पर। जिसमें पहला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज,
ये बीमारियां जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ या अस्थमा पैथोजन से नहीं होती और एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती। ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल, डाइट या माहौल से जुड़ी होती हैं। और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये डिजीजेज पैथोजन से होती हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती हैं, जैसे टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड-19। आजकल इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर ज़्यादा हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के जीने के तरीके बदल गए हैं, जैसे ज़्यादा पैक्ड फूड खाना, कम एक्सरसाइज करना एंड लिविंग लॉन्गर लिव्स। आज इंडिया में ज़्यादा मौतें नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की वजह से ही हो रही हैं। इन दोनों टाइप्स का डिफरेंस समझना ज़रूरी है ताकि पता चले कैसे बीमारी फैलती है और कैसे बचा जा सकता है। अब आगे दिया गया है, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड एंड स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं या कैसे फैलते हैं। देखो, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ये सब पैथोजेंस की वजह से ही होती हैं। ये पैथोजेंस हमारे शरीर में हवा के साथ या गंदा खाना खाने या गंदा पानी पीने से जा सकता है। पर यह पैथोजेंस एक आदमी से दूसरे तक कैसे फैलती है। सबसे कॉमन तरीका है हवा से। जब बीमार आदमी खांसता या छींकता है, या फिर हाथ मिलाने से, या बीमार आदमी की चीज़ें यूज़ करने से। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज गंदे पानी या खाने से फैलती हैं। कुछ पैथोजेंस मच्छर या मक्खियों से भी फैलते हैं। इन इंसेक्ट को वेक्टर कहते हैं, जैसा कि फिगर यहाँ पर 3.4 में दिखाया गया है। जब हमें पता होता है कि बीमारी कैसे फैलती है तो हम आसान स्टेप्स लेकर अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं। चलो अब जान लेते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है और हम इनका बचाव कैसे कर सकते हैं। आगे यहाँ पर एक्टिविटी 3.4 दिया गया है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज को टेबल 3.1 में लिखा है जब उन्होंने एक कम्युनिटी कॉम्पैक्ट और लाइब्रेरी सर्वे किया। अब इस लिस्ट को बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट्स या अपने साइंस टीचर से चेक करो और अगर कोई डिटेल्स मिस हो तो ऐड करो। टेबल को ध्यान से पढ़ो और सोचो कौन से सिंपल तरीके से हर बीमारी से बचा जा सकता है। अब आगे देखो, यहाँ पर टेबल 3.1 दिया गया है जिसमें यहाँ पर कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखो ये सब सारे डिजीज़ के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर कॉजल एजेंट दिया गया है कि ये जो डिजीज़ है किन के कारण होता है। यहाँ पर साइट ऑफ इन्फेक्शन दिया गया है कि ये जो डिजीज़ है ये हमारे बॉडी में कैसे जाते हैं, किन के थ्रू जाते हैं। यहाँ पर सिम्टम्स दिया गया है कि इन बीमारियों के क्या लक्षण हैं। और यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स दिया गया है कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब जैसे कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, ये जो डिजीज़ है इस डिजीज़ का कारण है वायरस। वायरस के कारण ये बीमारी होती है। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये बीमारी हो जाती है। इसका सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे में पता चलता है किसी को कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा हुआ है। तो नेसल कॉन्जेशन और डिस्चार्ज होता है, गले में दर्द होता है, फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है और बॉडी में भी दर्द फील होती है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है, कैसे हम बच सकते हैं कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से। तो हाथों को बार बार धोते रहो। अपनी जो भी पर्सनल आइटम्स है वो शेयर किसी के साथ मत करो और माउथ और नोज़ को कवर करके रखो। आगे है चिकन पॉक्स। अब ये जो चिकन पॉक्स है ये भी वायरस के कारण होता है। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या स्किन होता है, मतलब इनके थ्रू बॉडी में चिकन पॉक्स जो होता है वो जाता है। इसका सिम्टम्स है मिल्ड फीवर, हल्की बुखार टाइप में फील होगी, स्किन इची टाइप में महसूस होगा, रैसेज होंगे और ब्लिस्टर्स होगा। ब्लिस्टर्स यानी कि छाला पड़ जाता है बॉडी, जो भी बॉडी में देखते हो जो पिंपल्स होता है वो एक प्रकार का छाला टाइप का पिंपल्स होता है, उसके अंदर ना पानी भर जाता है। कैसे बचा जा सकता है, तो जिस भी पेशेंट को चिकन पॉक्स हुआ हो उसको कम्प्लीटली आइसोलेटेड कर दो, अपना माउथ को या फिर नोज़ को कवर करके लो और वैक्सीनेशन भी देने के लिए बोला गया है। अगला है मिजलिस। ये भी बीमारी जो है वायरस के कारण ही होती है। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन स्किन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब इनके थ्रू ये बीमारी होता है। सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, तो फीवर होगा, गले में फिर से वही दर्द होगा, रेडिश रैसेस ऑन द नेक में, गले के पास थोड़ा सा रेडिश टाइप में तुम्हें रेडिश टाइप के रैसेस टाइप में फील होगा। ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन, और ईयर्स और अदर पार्ट्स में भी ये तुम्हारा रेडिश रैसेस टाइप में भी फील होगा।
कैसे बचा जा सकता है इस बीमारी से, मिजलेस से? तो आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को इसमें भी आइसोलेटेड कर दो। कवरिंग द माउथ एंड नोज, माउथ और नोज को कवर करके रखो। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, अच्छी हाइजीन को मेंटेन करो। और वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अभी तक जितनी भी बीमारी हमने देखा सारे के सारे वायरसेस के कारण हो रहे थे, लेकिन ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये हमारे लंग्स के थ्रू जाता है हमारे बॉडी में। अच्छा, इसका सिम्टम्स क्या है? ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम्स क्या है? कफ, खांसी का आना, फीवर हो जाना, फैटिग्यू यानी कि थकान महसूस करना, लॉस ऑफ एप्टीटाइट यानी कि भूख कम लगना, और नाइट स्वीट्स मतलब रात में पसीने आना। अच्छा, हम कैसे बच सकते हैं? तो अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जो भी टीबी इन्फेक्टेड पीपल्स होंगे उनके कॉन्टैक्ट में मत रहो। कवरिंग द माउथ एंड नोज, अपने माउथ और नोज को कवर करके रखो। एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखो। एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड मतलब वैक्सीन लेकर रखो। अब आगे यहाँ पर कुछ बीमारी ऐसे दिए गए हैं जो वाटर और फूड के खाने की वजह से होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए। याद रखना ये सब सारा, ये कुछ ऐसे बीमारी है जो वाटर और फूड के खाने की वजह से होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए। इसका कॉजल एजेंट है वायरस, यानी कि वायरस के कारण ये बीमारी होती है। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है लीवर। सिम्टम्स क्या लक्षण होता है? तो थकावट फील होगा, बुखार होगा, भूख कम लगेगी, वॉमिटिंग भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और अपर राइट एब्डोमेन में दर्द भी महसूस होगा। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे हम बच सकते हैं? तो बॉयल वाटर पियो और वैक्सीनेशन लेके रखो। अब आगे यहाँ पर और भी कुछ डिजीज़ के नाम दिए गए हैं जो कि वाटर और फूड के खाने के वजह से ही होता है, तो ये सब सारा नाम भी याद रखना। जैसे कि कोलेरा, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जो कॉजल एजेंट होता है इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया। इसमें साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है इंटेस्टाइन। याद रखना, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका? इंटेस्टाइन। इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है किसी को कोलेरा हो गया है? तो उसको डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन होगी। अच्छा, कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो मेंटेन करके रखना है पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स अच्छा रखना है। इसके बाद है कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड हैबिट्स एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वही गर्म पानी पीना है और प्रॉपरली कुक्ड फूड को कंजप्शन करना है और वैक्सीनेशन लेके रखना है। अगली बीमारी है टाइफाइड। ये जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, मतलब इसका जो कॉजल एजेंट होता है ये होता है बैक्टीरिया। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन इंटेस्टाइन होता है। इसका सिम्टम्स क्या है? तो हेडेक होगा, एब्डोमल डिस्कम्फर्ट फील होगा, फीवर हो जाता है और डायरिया होता है। कैसे बच सकते हैं? तो सेम यही चीज़ है कि तुम्हें पर्सनल हाइजीन और अच्छी सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना है, अच्छा रखना है। वही है, प्रॉपरली कुक्ड फूड को कंजप्शन करना है, मतलब कुक्ड फूड खाना है, कच्चा भोजन नहीं खानी है, गर्म पानी पीना है और वैक्सीनेशन लेके रखना है। अगली बीमारी है एस्कैरियोसिस। इसे राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं और ये वॉर्म्स के कारण होता है, यानी इसका जो कॉजल एजेंट होता है ये वॉर्म्स होता है। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन। अच्छा, इसका लक्षण क्या है? तो वॉर्म्स इन स्टूल, स्टूल में वॉर्म्स लग जाते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि वही भूख खत्म हो जाता है, ग्रोथ अच्छी से नहीं हो पाती है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस होता है और एनीमिया हो जाता है। तो ये सब सारे लक्षण होते हैं एस्कैरियोसिस के। ठीक है। अच्छा, इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? तो वही सब दोबारा से फिर से है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखो, सैनिटरी हैबिट्स को अच्छा रखो, कुक्ड फूड जो होंगे उसकी कंजप्शन करो और गर्म पानी पियो। अब आगे यहाँ पर कुछ डिजीज़ के नाम दिए गए हैं जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट्स के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती है? तो जैसे मलेरिया। मलेरिया, इसका कॉजल एजेंट होता है प्रोटोजोआ। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? स्किन और ब्लड। अच्छा, सिम्टम्स क्या है, मतलब लक्षण क्या है? तो अगर किसी को मलेरिया होता है तो हाई फीवर हो जाता है, प्रोफ्यूज स्वीटिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, एंड पीरियडिक चिल्स मतलब कि ठंडा भी लगेगा। अच्छा, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, मतलब कैसे मलेरिया होने से बच सकते हैं? तो यूज़ ऑफ मॉस्क्यूटो नेट्स, मॉस्क्यूटो नेट्स का यूज़ करना यानी मच्छरदानी का यूज़ करना। एंड रिप्लेंट्स, रिप्लेंट्स का मतलब वैसी चीज़ें जिससे कि मच्छर या फिर इंसेक्ट भागे, वैसी चीज़ों का यूज़ करना। वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स, लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स को पहनना। कंट्रोल ऑफ मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग, मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास में।
अगली बीमारी है डेंगू फीवर। इसे हम ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। इसका कॉजल एजेंट वायरस होता है, मतलब ये बीमारी वायरस के कारण होती है। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन स्किन या फिर ब्लड होता है। सिम्टॉम्स होते हैं फीवर, हेडेक होना, मसल और जॉइंट में पेन होना और नौसी यानी कि वॉमिटिंग फील होना। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स फिर से वही सब सारी चीज़ें हैं कि मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करो यानी मच्छरदानी का यूज़ करो, रिप्लेंट्स का यूज़ करो, लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स को पहनो, मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करो। इसमें एक और एक्स्ट्रा है कि अवॉइडिंग एरियाज़ विथ स्टिल वाटर, जहाँ पे रुके हुए पानी है, जमा हुए पानी है, वैसे एरिया को अवॉइड करो, मतलब ऐसे एरिया से दूर रहो। और अगर जमा पानी है तो पानी को जमा नहीं होने दो। तो हमने जो यहाँ पर अभी टेबल 3.1 पढ़ा उसी से रिलेटेड आगे यहाँ पर दिया गया है कि टेबल 3.1 पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज़ कैसे फैलती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। अब यहाँ पर सिंपल लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जैसे कि अपने आप और आसपास को साफ रखना, रोज़ बेसिक सफाई की आदत रखना, हाथ को साबुन और पानी से धोना ताकि जर्म्स निकल जाएं। जब कफिंग या स्नीजिंग आ रही हो तो मुंह और नाक को ढक लो। भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क पहन के रखना, इससे तुम्हारी प्रोटेक्शन होती है। अपनी पर्सनल चीज़ें जैसे कि टॉवेल या रुमाल दूसरों से शेयर मत करो। अपना होम, फूड और वाटर सब क्लीन रखना। जब बीमार हो तो घर पर रहो और आराम करो, इससे शरीर जल्दी ठीक होता है और दूसरों तक बीमारी भी नहीं फैलती। कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ ऐसे वर्म से होती है जो हमारे शरीर के अंदर रहती हैं, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो रहते हैं। ये वर्म्स हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को खा जाते हैं और पैरासाइट के रूप में रहते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऊपर रहते हैं। ये वर्म्स अक्सर गंदे खाने, पानी, मिट्टी या किसी बीमार व्यक्ति या जानवर के कांटेक्ट से फैलते हैं। अब आगे है हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं। तुमने पढ़ा है कि कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी लाइफ स्टाइल्स, डाइट और इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं। इंडिया में इन्हीं बीमारियों से सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। क्लास 6 में तुमने स्कर्वी, एनीमिया और गोइट्री जैसे डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, जो खाने में किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं। इन्हें डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं और ये भी नॉन कम्युनिकेबल ही होते हैं। कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसे डिजीज़ अक्सर लंबे समय तक रहते हैं, लगभग 3 महीने से ज़्यादा। इन्हें क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। डायबिटीज़ एक कॉमन बीमारी है जो अब बड़े लोगों के साथ साथ बच्चों में भी बढ़ने लगी है। इनफैक्ट डायबिटीज़ के मामले में इंडिया दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में है। ये बीमारी अक्सर हार्मोन्स के इम्बैलेंस, अनहेल्दी खाना, एक्सरसाइज न करना, ज़्यादा मोटापा और दूसरे रीजन से होती हैं। चलो अब और डिटेल में समझते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब आगे यहाँ पर एक्टिविटी 3.5 में दिया गया है कि अपने आसपास में लोगों से पूछो कि उन्हें कौन सी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हो। किसी डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर या घर के किसी समझदार मेंबर से बात करो जो हेल्थ के बारे में जानता हो। अगर किसी से बात ना हो पाए तो ट्रस्टेड वेबसाइट, साइंस की बुक्स या अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हो। और आपने जो भी फाइंड करा अपनी फाइंडिंग्स को टेबल 3.2 में लिखो और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में और सीखो। तो यहाँ पर देखो टेबल 3.2 में कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दिए गए हैं, जैसे कि ओबेसिटी। तुम्हें यहाँ पर यह भी फील करना है कि ओबेसिटी के क्या साइंस या सिम्टम्स हैं, यानी क्या लक्षण हैं। तो इसका सिम्टम्स है कि बॉडी में फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, थकावट फील होती है और जॉइंट में पेन होने लगता है। अच्छा, इसका क्या सजेस्टेड लाइफ स्टाइल है, मतलब कैसे तुम ओबेसिटी को ठीक कर सकते हो। तो बैलेंस डाइट ईट करने के लिए बोला गया, बैलेंस डाइट खाना खाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो। दूसरा है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के यहाँ पर साइंस और सिम्टम्स दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार वो टॉयलेट जाते रहता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, वेट लॉस हो जाता है, टायर्डनेस फील होती है और स्लो हीलिंग होती है, मतलब कहीं अगर चोट लग जाए तो ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब यहाँ पर तुम्हें फील करना है कि कैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट, इसमें भी हम बैलेंस डाइट ईट करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करा जाता है और शुगरी फूड्स अवॉइड करा जाता है।
मतलब जिस फूड में शुगर हो वो फूड नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। अब इसके यहाँ पर साइंस और सिम्टम्स भी लिखने हैं और लाइफ स्टाइल कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो भी लिखना है। तो हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हेडेक होने लगेगा और चेस्ट में पेन होती है। लाइफ स्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो नमक वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर खाली छोड़ दिया गया है, तुम्हें खुद से एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पर कोई सा भी फील करना है। तो हम यहाँ पर फील कर लेते हैं हार्ट डिजीज़, तुम अपने मन से कोई भी दूसरा फील कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें साइंस और सिम्टम्स फील करना है। तो हार्ट डिजीज़ होता है तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा, जल्दी इंसान थक जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट होता है। कैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं? तो हेल्दी खाना खाना है, टोबैको को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आगे यहाँ पर बी ए साइंटिस्ट में दिया गया है कि डॉक्टर कमल राणा देव एक आगे बढ़कर काम करने वाली बायोमेडिकल साइंटिस्ट थी। उन्होंने ये स्टडी किया कि हार्मोन्स और कुछ वायरसेस का कैंसर से क्या कनेक्शन होता है, जिससे कैंसर के इलाज और उसके बचाव में मदद मिली। उनका काम ये भी दिखाता है कि टोबैको, डाइट और पॉल्यूशन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इससे ये समझ आता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इम्पॉर्टेंट है। आगे है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ से कैसे बचा जाए और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने शायद ये सुना हुआ होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की बीमारियों से खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी 3.6 में यहाँ पर दिया गया है, उड़ीसा में एक कम्युनिटी लेड कैंपेन चलाया गया। ओडिशा के भाड्रक डिस्ट्रिक्ट में एक सफाई अभियान से लोगों को टॉयलेट बनाने और उनका उपयोग करने में मदद मिली। इससे खुले में शौच बहुत कम हो गया और बच्चों की सेहत में सुधार हुआ, जैसे डायरिया और इन्फेक्शन के केसेस कम हो गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी, मतलब आप इस केस स्टडी से क्या समझते हो। ऐसी छोटी और सिंपल चीज़ें जैसे सफाई बनाए रखना कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से रोक सकती है। अपने एरिया में ऐसे ही एक कॉम्पाउंड के बारे में पता लगाओ, क्लास में उसके बारे में शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ उसका इम्पैक्ट डिस्कस करो। नेक्स्ट टॉपिक है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेज। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, जबकि वो सब एक जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी की जो नेचुरल पावर होती है डिजीज से लड़ने की, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है, इम्यूनी सिस्टम, जो डिजीज के खिलाफ फाइट करता है। बचपन में तुमने कुछ ड्रॉप्स या इंजेक्शन से लिए होंगे, जैसे पोलियो, मीजल्स, टेटनस, हेपेटाइटिस, इन सब से बचने के लिए। ये वैक्सीन्स होते हैं जो वायरसेस और बैक्टीरिया से होने वाली सीरियस बीमारियों से बचाते हैं। वैक्सीन बॉडी के इम्यूनी सिस्टम को ट्रेन करता है कि वो हार्मफुल जर्म्स को पहचाने और उन पे अटैक करे। इससे एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है, यानी ऐसी प्रोटेक्शन जो वैक्सीन लेने के बाद डेवलप होती है। वैक्सीन्स अलग अलग तरीके से बनती हैं, कमज़ोर या मरे हुए वायरसेस या बैक्टीरिया से या उनके सेफ पार्ट से। कुछ नए वैक्सीन्स बॉडी के सेल्स को बोलते हैं कि वो जर्म्स का एक नुकसान ना पहुंचाने वाला पार्ट बनाए, जैसे कि इम्यूनी सिस्टम उसे पहचान कर उससे फाइट करना सीखता है। जैसे टेटनस का इंजेक्शन जब चोट लगती है तब दिया जाता है, ताकि टेटनस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन ना हो। इसमें बैक्टीरिया का एक इनएक्टिव यानी कि नुकसान ना पहुंचाने वाला टॉक्सिन होता है, जो डिजीज नहीं देता पर इम्यूनी सिस्टम को तैयार कर देता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड। क्या तुम्हें पता है पहला वैक्सीन कब डिस्कवर हुआ था? अब आगे यहाँ पर एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की एक कहानी दी गई है। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जो ब्लिस्टर्स बनाती थी, यानी कि छाला बनाती थी और मिलियंस ऑफ लोगों की जान ले लेती थी। एक हल्का डिजीज़ जिसका नाम काउ पॉक्स था, जो काउज में होता था, वो इंसानों को भी लग सकता था। 1700s के एंड में एक अंग्रेज़ डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पाया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। इस डिस्कवरी के बाद पहला वैक्सीन बना जो स्मॉल पॉक्स से लोगों को बचाता था। अब आगे यहाँ पर आवर साइंटिफिक हेरिटेज में दिया गया है, मॉडर्न वैक्सीन्स के आने से पहले इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेथड होता था जिसका नाम था वेरियोलेशन, जो स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए होता था।
इसमें स्मॉल पॉक्स के सोर यानी कि घाव से लिया गया मटेरियल यूज़ करके स्किन को हल्का स्क्रैच करता था, जिससे एक हल्का इन्फेक्शन होता था और इम्यूनिटी डेवलप होती थी। जो लोग ये काम करते थे उनको टीकेदार्स कहा जाता था। अब आगे यहाँ पर थिंक लाइक अ साइंटिस्ट में दिया गया है कि जैनर ने नोटिस किया कि जो दूध दोहने वाली औरतें काउ पॉक्स से अफेक्टेड थी, उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। शायद इसलिए क्योंकि दोनों वायरसेस एक जैसे थे। हाइपोथेसिस में दिया गया है, हाइपोथेसिस का मतलब कि वो क्या सोचे। उन्होंने ये सोचा कि काउ पॉक्स के ब्लिस्टर्स के अंदर का पस लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाता है। ब्लिस्टर्स यानी कि छाला और पस यानी कि उस छाले के अंदर का जो लिक्विड होगा उसको पस कहा जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि काउ पॉक्स के ब्लिस्टर्स के अंदर का पस लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाता है। अब आगे है एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा? तो उन्होंने ये टेस्ट किया कि जो काउ पॉक्स की लिक्विड होती है उस लिक्विड को एक लड़के के शरीर में वो डाल देते हैं, और जब बाद में उस लड़के को स्मॉल पॉक्स वायरस से मिलाया गया तो उससे बीमारी नहीं हुई। जैनर ने पाया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स की वैक्सीन दी गई थी उनमें स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी आ गई थी। बाद में ये टेक्निक मास वैक्सीनेशन बन गई, जिससे दुनिया भर से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया गया। अब आगे दिया गया है कि वैक्सीन हर उम्र के लोगों जैसे कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक को गंभीर बीमारियों से बचाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये बीमारियों को होने से रोकता है, संक्रमण के फैलाव को कम करता है और हर साल लाखों लोगों की जान बचाता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। ये बीमारी होने से पहले उसके खतरे को कम करता है, पर अगर किसी को बीमारी हो चुकी हो तो उसका इलाज वैक्सीन नहीं करता। कुछ लोग वैक्सीन से डरते हैं या शक करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर इन्हें ध्यान से टेस्ट करते हैं ताकि ये बिल्कुल सुरक्षित हो। वैक्सीन लेना सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षा देता है। आगे एवर हियर्ड ऑफ में दिया गया है कि इंडिया का वैक्सीन बनाने में क्या रोल है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़े वैक्सीन बनाने वाले देशों में से एक है। ये बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाता है और कई देशों को भेजता है। कोविड-19 के टाइम पर इंडियन वैक्सीन कंपनीज ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया और अभी भी पूरी दुनिया की हेल्थ में मदद कर रही है। आगे यहाँ पर बी अ साइंटिस्ट में दिया गया है। डॉक्टर महाराज किशन भान एक मशहूर भारतीय डॉक्टर और साइंटिस्ट थे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने इंडिया में साइंस और नई इन्वेंशंस को बढ़ावा दिया। उन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो बच्चों को डायरिया से बचाता है। उनका मानना था कि रिसर्च के जरिए सस्ती और अच्छी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, और उन्होंने इंडिया के हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर हमारा इम्यूनी सिस्टम किसी इन्फेक्शस डिजीज से हमें बचाने में फेल हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स नाम की दवा दे सकते हैं जो उन बैक्टीरिया को मार देती है जो डिजीज़ बनने का कारण हो सकती है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है, क्योंकि ये उन बैक्टीरियल सेल्स के पार्ट्स को टारगेट करते हैं जो ह्यूमन या एनिमल सेल से अलग होते हैं। ये वायरस या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों पे काम नहीं करती हैं। अब आगे यहाँ पर थिंक लाइक अ साइंटिस्ट में दिया गया है। पेनिसिलिन को 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, जो लंदन के एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहने का मतलब बैक्टीरिया के वो साइंटिस्ट थे। जब वो हार्मफुल बैक्टीरिया का स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पैट्री डिश कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया ग्रो करने वाली प्लेट। तो उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया ग्रो करने वाली प्लेट पर जो मोल्ड यानी कि फंगस लगा था उसने बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने समझा कि वो मोल्ड एक जैसे चीज़ें रिलीज़ कर रहा था जो बैक्टीरिया को मार रहा था। ये एक चांस डिस्कवरी थी जिसने पेनिसिलिन की डिस्कवरी तक पहुंचाया, जो पहला एंटीबायोटिक था जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाने में इफ़ेक्टिव हैं और उनकी डिस्कवरी के बाद से लाखों जानें बच चुकी हैं।
लेकिन इनका बिना सोच समझ के इस्तेमाल करने से अब इनकी इफेक्टिवनेस यानी कि काम करने की शक्ति कम होती जा रही है। आजकल आप न्यूज़ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में सुनते होंगे। ये एक ऐसी घटना है जहां पहले जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर जाते थे अब वो जिंदा रह जाते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे उन्हें वही एंटीबायोटिक्स दिया जाए। इस वजह से कॉमन इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है और इससे बीमारी लंबी चलती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है और कभी कभी जान का खतरा भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में दिखाया गया है कि कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैसे फैलता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कहने का मतलब है वैसे बैक्टीरिया जो मरते नहीं हैं, वो कैसे फैलते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक, ह्यूमन के द्वारा ये बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं। दूसरा, एनिमल्स के द्वारा ये बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं। और तीसरा, प्लांट्स या फिर सॉइल के द्वारा ये बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन के द्वारा ये बैक्टीरिया कैसे फैलता है। तो लोग बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। इससे बैक्टीरिया उनके शरीर में रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जब कम्युनिटी से मिलते हैं तो डायरेक्टली ये कम्युनिटी में फैल जाता है। एक दूसरा वे इधर से दिया गया है कि जब ऐसे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जब कोई सीरियस इलनेस हो जाए, तो वहाँ उनसे ये बैक्टीरिया दूसरे पेशेंट्स या हेल्थ वर्कर्स तक फैल जाते हैं। हॉस्पिटल के डर्टी सरफेसेस भी बैक्टीरिया को फैलाते हैं। फिर पेशेंट घर आता है, घर लौटकर दोबारा से कम्युनिटी में वो बैक्टीरिया फैलाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ह्यूमन के द्वारा कैसे ये बैक्टीरिया फैलते हैं। अब दूसरा तरीका है कि एनिमल्स के द्वारा ये बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं। तो एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। उनके शरीर में भी रेसिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया उनके प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, बटर, एग्स, मीट, इन सब के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंच जाते हैं और फिर ये बैक्टीरिया कम्युनिटी में फैल जाता है। तो एक तो इधर से एनिमल्स के द्वारा कम्युनिटी पे बैक्टीरिया फैलता है। दूसरा, प्लांट्स या फिर सॉइल के थ्रू ये कैसे फैलते हैं। तो एनिमल के फेसेस यानी मल मूत्र या फिर मैन्योर में भी रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। ये सॉइल और क्रॉप्स में फैल जाते हैं। जब लोग उन प्लांट्स को खाते हैं तो बैक्टीरिया उनके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाता है और फिर ये भी कम्युनिटी में फैलता है। तो आई होप ये पूरा साइकिल तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आगे एक्टिविटी 3.7 में यहाँ पर दिया गया है कि फिगर 3.5 में दिया गया इन्फोग्राफिक ध्यान से देखो। तुम्हें क्या लगता है बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ, यानी कि बैक्टीरिया कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कम करने के लिए कौन से सावधानियां लेना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स को समझदारी से यूज करना चाहिए। हमें एंटीबायोटिक्स सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब डॉक्टर बोले। ये हमें सही मात्रा में लेनी चाहिए और सही समय तक लेनी चाहिए। बिना ज़रूरत के यूज से बचने से रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बनने से रोका जा सकता है और एंटीबायोटिक्स फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इफेक्टिव बनाया रखता है। अब देखो, इस इमेज में दिया गया है कि हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया कैसे रेसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया यानी जो माइक्रोब्स होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। जब एंटीबायोटिक्स हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं तो साथ ही बॉडी के गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मरते वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और सब जगह छा जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपना रेसिस्टेंस दूसरे बैक्टीरिया को भी दे देते हैं जिससे और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब यहाँ पर नीचे कुछ और कार्टून सीन दिए गए हैं, इसको समझते हैं। इस पहले सीन में एक लड़का मेडिकल शॉप में जाके कहता है मेरी मम्मी का गला खराब है और उसको बुखार है, मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए। केमिस्ट बोलता है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाओ पहले, मतलब डॉक्टर का लिखा हुआ लाओ। तो इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है। इससे मैसेज ये दिया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की सलाह की नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, ये जो सीन है, एक लेडी एक काव के साथ खड़ी है तो एक आदमी उससे पूछता है कि तुम अपने पालतू जानवर को एंटीबायोटिक्स दे रही हो। तो औरत बोलती है कि नहीं, मैं कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दे रही हूँ। इसमें यह मैसेज दिया जा रहा है कि पालतू जानवर को भी बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। अब इस तीसरे सीन में एक मैन और कुछ बच्चे खड़े हैं।
तो इधर वाले बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अपने पालतू जानवर को एंटीबायोटिक इंजेक्शन मत दो। तो इधर वाला लड़का कहता है कि वरना उनमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है वही फिर से कि जो भी पालतू जानवर होते हैं उनमें भी रेसिस्टेंस डेवलप हो सकता है और ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इंडिया में कई सालों से आम बीमारियों के लिए यूज होते आए हैं। ये नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे कि जड़ी बूटी, तेल और मिनरल्स का यूज़ करते हैं बीमारी ठीक करने और हेल्थ सुधारने के लिए। इनका फोकस एक हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट पे होता है। ये सिस्टम कुछ बीमारियों में मदद करते हैं और डेली हेल्थ के लिए यूज़फुल होते हैं। ये हर बीमारी और हर स्टेज में काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इलाज का फोकस सिम्टम्स को कंट्रोल करने और लाइफ क्वालिटी सुधारने पर होता है, दवाई, लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज के थ्रू। टाइम पर बीमारी का पता चले और ट्रीटमेंट चलता रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने से बचा जा सकता है। और बस ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पूरा चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने हो या फिर आगे के भी चैप्टर्स को समझना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।